हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4। मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में टॉपिक 1, टॉपिक 2 ये दोनों रिवाइज करा दिया है और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 उन सबके सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी रिवाइज करा दिया। आप चाहो तो वहाँ से जाके रिवाइज कर सकते हो। और जिन लोगों को ये PDF नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो ये नोट्स और अपनी क्वेरीज भी उस ग्रुप में पूछ सकते हो। और उस ग्रुप में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, पास्ट टेस्ट के पेपर, अदर सब्जेक्ट के भी नोट्स, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो काफ़ी हेल्पफुल ग्रुप है, आप चाहो तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशंस वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो आप उस ग्रुप में आप सेंड कर देना। आई विल रिप्लाई योर डाउट्स और आई विल सॉल्व योर डाउट्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं हम लोग क्या इनकम मेथड का। तो इस वीडियो में मैं आपको इनकम मेथड रिवाइज करवा रहा हूँ। इनकम मेथड इज सेकेंड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राइट। फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड से मीनिंग ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिया था, बट स्टिल दोबारा से पढ़ाता हूँ। इनकम मेथड में क्या होता है, जितने भी फैक्टर पेमेंट्स होते हैं ना, ऑल्सो नोन एज फैक्टर इनकम। एक पर्सन के लिए फैक्टर इनकम है, दूसरे पर्सन के लिए वही फैक्टर पेमेंट्स है। तो उन सबको आप ऐड कर देते हो, तो जो भी वो ऐड करोगे तो वो जो होगा उसी से आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो, या यू कैन से डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हो, राइट। डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में सिर्फ डिफरेंस ये होता है, NFIO को अगर कंसिडर कर लेते हैं तो नेशनल इनकम आ जाता है, और सिर्फ डोमेस्टिक वाली फैक्टर इनकम को सारे को हम ऐड करते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। तो इसलिए बाय दिस मेथड टोटल सम ऑफ ऑल factors received during the given period of estimate is to be value of domestic income, right, depending on the way of income is earned this method is also known as। अब यहाँ पे ध्यान देना, इनकम मेथड को दूसरे नाम से भी जानते हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। ये दो नाम अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार MCQ में आपसे ये पूछता है, जैसे ऊपर में बताया था मैंने, वैल्यू एडेड मेथड के कई सारे नाम थे, 4-5, वैसे इनकम मेथड के दो अलग से नाम होते हैं। आप याद कर लेना अच्छे से, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है फॉर द पर्पज ऑफ MCQ। इसके बाद बात करते हैं क्या इस मेथड में, ध्यान से सुनना। इस मेथड के, नेशनल इनकम मेथड के, ये आपके मेन 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं सर? मेन ये 3 कॉम्पोनेंट है। नंबर 1, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आप ऐसे याद रख सकते हो शॉर्ट में, COE प्लस OS ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्पल वाला OS जो आता है, राइट, और MI का फ़ोन आता है, राइट। तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, इस टाइप से आप 3 फार्मूला, इन 3 को जब ऐड कर देते हैं ना, तो इससे आपको क्या कैलकुलेट होकर आता है, इससे आपको NDP@FC आता है। यही आपके आगे फार्मूला में आएगा। तो नेशनल इनकम से ये चीज़ें आप जब आप करते हो तो ये आपका क्या आ जाता है, NDP@FC आता है नेशनल इनकम के फार्मूले में, राइट। यहाँ पे आप चाहो तो ये देख सकते हो NDP@FC कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन 3 चीज़ों को ऐड करते हैं, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, राइट। और क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ना दे तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट भी ना दे तो प्रॉफिट को 3 नामों से जानती है, यू कैन से जब 3 चीज़ों को ऐड कर देते हो तो ये आपका प्रॉफिट निकल के आता है। कॉर्पोरेशन टैक्स, ये ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स, ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स। रिटेन्ड अर्निंग, ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड डिविडेंड्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, NDP@FC निकालना है तो 3 चीज़ें ऐड करनी है। कौन कौन सी चीज़ें? COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड COE के बारे में अभी आपको डिटेल में डिस्कस कराएंगे। नाउ ऑपरेटिंग सरप्लस अगर नहीं देता है तो ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग सरप्लस जब ये 3 चीज़ें ऐड करते हो ना तो ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, नॉर्मली क्या है आपका, एक तो रेंट एंड रॉयल्टी से जो इनकम आती है उसे ऐड करो, और अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है तो उस पर जो भी आपने प्रॉफिट अर्न करा उसे ऐड कर दो। और अगर आपका बिजनेस किस चीज़ का है, जैसे आपका बिजनेस है मान लो पैसे दे के और उसको ब्याज पे इंटरेस्ट कमाना, ठीक है, आपने लोन पे पैसे दे रहे हो, एडवांसेस लोन्स, और उससे इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो वो वाले बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऐड कर दो, इनकम है उसके लिए। अगर आपका कोई अदर टाइप का बिजनेस है, सर्विसेज है, उसकी कंपनीज हैं, तो उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर लो। और अगर आपका बिजनेस है कि आपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी है और उसको किराए पे दे दिया, रेंट पे दे दिया है, कोई भी चीज़ें, तो उसमें रेंट एंड रॉयल्टी आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। रेंट अगर दिया हो तो उसे ऐड करना है, रॉयल्टी अलग से क्वेश्चन दिया होगा तो दोनों को ऐड करना है। रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ है तो उसे आपको कंसीडर कर लेना है। तीनों आप ऐड करोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। मिक्स इनकम क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन में नहीं देगा तो आप 0 मान लेना। मिक्स इनकम जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ठीक है जी, दीज आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड खुद से काम करते हैं तो उनकी जो इनकम होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है। और जो लोग बिजनेस वाले हैं नॉर्मली, उसकी इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस में आती है। और जो लोग नौकरी वाले हैं, ठीक है जी, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, तो उन लोग को सैलरी वगैरह मिलता है। सैलरी के अलावा भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं, दैट्स कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट। तो एम्प्लॉयज़ वाले जो लोग होते हैं तो उसको इस वाले टॉपिक में कवर करते हैं, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो इन सबकी इनकम जोड़ दोगे तो इनकम मेथड और इससे NDP@FC आ जाता है। नाउ
अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में ना दे तो भाई प्रॉफिट जो भी कंपनी, अगर मान लो ये कोई कंपनी है, कंपनी ने मान लो 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो इस प्रॉफिट में सबसे पहले कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे टैक्स दे देती है, कॉरपोरेशन टैक्स। कुछ पैसे प्रॉफिट में क्या करती है, ये प्रॉफिट कमाया 5,000 का, तो कंपनी को सबसे पहले गवर्नमेंट आती, कहती है चल भाई टैक्स निकाल, प्रॉफिट पे टैक्स निकालो, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट टैक्स, ऑल्सो नोन एज कॉरपोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, नॉर्मली 25% है इंडिया में, 25% नॉर्मली बताया, ये घटते बढ़ते रहता है। ओके, तो 25% टैक्स दे दिया 5,000 का, उसमें से जो पैसा बचा अब वो क्या करती है कंपनी, उसके दो पार्ट करती है, कुछ पैसे अपने पास रख लेती है और कुछ पैसे शेयर होल्डर्स को बांट देती है एज अ डिविडेंड। कंपनी है तो डिविडेंड बांट दिया, तो शेयर होल्डर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो पैसे अपने पास रख लिया ऑल्सो नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर इसको आप दूसरे नाम से जानते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हो, वो प्रॉफिट जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो अलग अलग नाम होता है, ये चीज़ याद रख लेना। इन सब के लिए मैंने एक अलग से शीट आपको बना के दिया है, यहाँ पे जब जाओगे इस नोट्स में अलग से, तो अलग अलग कई सारे फार्मूले हैं इसमें, किसको क्या कहते हैं। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, सेविंग्स इन प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेविंग्स, ये सब इसका अलग अलग नाम है, क्वेश्चन में दे देगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सिर्फ एक ही फार्मूला याद करके मत जाना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट आप समझ के जाओ, उसके अलग अलग नाम समझ के जाओ, फिर आपको कभी गलती नहीं होगा। सिर्फ प्लस माइनस करोगे तो गलती हो जाएगा। कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि भाई प्लस माइनस करके जितने भी आइटम देते हैं ना क्वेश्चन में, उन सबको प्लस माइनस कुछ ना कुछ कर देता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा आइटम देगा एक्स्ट्रा, एक दो आइटम जिसका कुछ भी नहीं करना होता, ना तो प्लस ना तो माइनस, राइट, वाइल कैलकुलेटिंग और सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो ये चीज़ें ध्यान से करके जाना, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जैसे तो ये सारे चार्ट दिए हुए हैं, आपको मिल जाएगा नोट्स, आप डाउनलोड कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप से जाके। नाउ कम टू द पॉइंट, तो मैंने आपको ये बता दिया इंडिपेंडेंट से निकलता कैसे है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ना दे, ठीक है, तो ध्यान से देखना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह पे आपको दो चीज़ें ऐड करना है। नंबर 1, एक तो आपको सैलरी एंड वेजेस ऐड करना है, और प्लस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS। यहाँ पे ध्यान से देना, ER है, ER का मतलब है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज मत लेना। अब ध्यान से सुनना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना, मैं आपको जो बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन में आपको दिया होता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, वेजेस एंड सैलरी, तो दोनों का वेज एंड सैलरी ले लो और साथ में एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऐड कर दो, तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ गया। अगर क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आपको एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन को ही एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन मानना है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, एक ना PF अकाउंट होता है, या यू कैन से PPF अकाउंट होता है, तो उस PF में क्या होता है, जितना पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ना, उतना ही एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना होता है। तो जब क्वेश्चन में सिर्फ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है ना, तो हम ये मानते हैं सेम उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयज ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा, तो इसलिए एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वहाँ ऐड नहीं करते एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ही है, क्योंकि हम वहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जितना एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है उतना ही रुपीज़ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए आप लोग एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का अमाउंट में उतना लिख के प्लस सैलरी एंड वेजेस कर देते हो। और एक क्वेश्चन में आएगा सैलरी एंड वेजेस भी दे देगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी देगा और एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन भी देगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी देगा, एम्प्लॉयज का भी देगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन देगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लेना है, एम्प्लॉयर्स वाला कंट्रीब्यूशन लेना है। एम्प्लॉयज मतलब कि जो ओनर है कंपनी वाला, कंपनी का कंट्रीब्यूशन लेना है, एज अ एम्प्लॉय वाला नहीं लेना। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है। नाउ ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं देगा तो रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट जो नीचे बताया वही है। प्रॉफिट ना देगा कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये है आपका इनकम मेथड। अब इसमें यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे सुनो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है। 3 चीज़ों का मीनिंग हमें मेन समझना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स इनकम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता क्या है साहब, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सिंपली मतलब, अगर मान लो मैं एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ कंपनी में, फैक्ट्री में, बिजनेस में कहीं पे, या एज अ वर्कर काम कर रहा हूँ, तो एक तो मेरे को सैलरी मिल रहा है, एक तो मेरे को सैलरी मिल रहा है, प्लस उसके अलावा भी कई बार कंपनी अलग अलग चीज़ें देती हैं। जैसे आपको कंपनी ने कार प्रोवाइड कर दिया, कार से आओ जाओ, आपको कंपनी ने पैसे दे दिए किस चीज़ के लिए, कि भाई कार नहीं दूंगा तो आप क्या करना, बस या मेट्रो से ट्रैवल करोगे तो उसके जो भी किराया होगा वो कंपनी बियर करेगी, सैलरी देगी, प्लस उसके बोलते हैं अलाउंसेस। तो जब कंपनी कोई भी चीज़ें कैश में प्रोवाइड करती है, भाई अगर कार ही दे दे आपको कि कार ले जाओ, गाड़ी से आना और जाना, ये कंपनी की गाड़ी, दैट इज कॉल्ड परक्यूजर्स या अलाउंसेस, या यू कैन से बेनिफिट्स इन काइंड। और जब आपको आने जाने के लिए ओला उबर से आते हो तो उसका वो किराया आपको पैसे के रूप में दे देती है कंपनी, ठीक है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं आपको क्या, बेनिफिट्स इन कैश। तो एक तो सैलरी एंड वेजेस होता है जो कि कैश मिलता है, उसके अलावा आपको कई बार कुछ चीज़ें काइंड में भी मिलता है, उसके अलावा कई बार कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे PPF अकाउंट में आपका कंट्रीब्यूशन, NPS
नेशनल पेंशन स्कीम होता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन, या फिर कई बार आपके नाम का इंश्योरेंस करा दिया कंपनी ने, ठीक है जी, आपके बच्चों को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा दी, तो उस टाइप से। तो ये होता है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए, करेक्ट, सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए भी कुछ उसने एम्प्लॉयज़ ने आपको एज अ बेनिफिट दिया है, तो उसे भी आप कंसिडर करते हो। तो ये 3 चीज़ें आती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो कैश में क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो अगर क्वेश्चन में कई बार अगर क्वेश्चन आता है सैलरी दे, वेजेस दे, तो उसे ऐड करना, लेकिन अगर बोनस दे दे उसे भी ऐड करो, डियरनेस अलाउंसेस दे दे, अलाउंसेस ऑलवेज इन काइंड होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस दे दे, कमीशन दे दे आपको, ठीक है जी, एनी रीइंबर्समेंट दे दे, तो वो सबको आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। उन सबको इंक्लूड कर दो, वो जाके आपका कंपनसेशन एम्प्लॉय जाता है। सेम इसके अलावा अगर नॉन मॉनेटरी यानी काइंड में, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन दे, कार की फैसिलिटी दे, फ्री में मेडिकल सेवाएं, एजुकेशन फैसिलिटी आपके बच्चों को देता है फ्री में, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसे भी आप जोड़ते हो, राइट। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको 2 ही चीज़ देगा, सैलरी, वेजेस एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। लेकिन अगर इसके अलावा ये सारी चीज़ें भी देता है तो इन सबको आपको क्या करना है, एक ही साथ लेना। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें दे या इसमें से 2-4 आइटम दे और आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग से दे दे, तो जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग से दे देगा तो सीधा वही लेना, ये सब छोड़ देना। लेकिन ये कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ ना दे, इसकी जगह पे ये सारे आइटम दे दे, तो सब चीज़ें ऐड कर लो, ओके। और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होता है, जो ग्रेचुटी, पेंशन फंड, रिटायरमेंट स्कीम, ये सब चीज़ होता है ना, इसमें एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करता है, तो वो भी आपके लिए क्या होता है, एक तरीके से इनकम होता है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ऐड करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, रेंट एंड रॉयल्टी क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है। रेंट एंड रॉयल्टी तो सिंपल कई बच्चों को ये पता होना चाहिए, रेंट क्या होता है, रॉयल्टी। सर रेंट नॉर्मल चीज़ होती है, जैसे मैंने अपने बिल्डिंग वगैरह खरीदा, फ्लैट वगैरह खरीदा, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, राइट। कोई भी चीज़ें मैंने रेंट पे चढ़ा दी। बट नॉर्मली क्या है, जो ऑथर होता है, ये जो आपकी टी एस ग्रेवाल सर की बुक है, संजीव गर्ग सर की बुक है, टी आर जैन सर की बुक है, तो इन्होंने कंटेंट छापा, तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, पब्लिश करा दिया। तो जो पब्लिशर कोई और कंपनी होती है वो पब्लिश करके बुक बेचती है, वो पैसे वो कमाती है, उसके बदले में कुछ इनको पैसे देती है, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी आप ऐसे समझ लो, नॉर्मल चीज़ों की लिए रेंट होता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, जो रॉयल चीज़ें होती है, उसकी रॉयल्टी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ताजमहल को मैंने किराए पे दिया ना, तो उससे जो पैसे आएगा उसको हम रॉयल्टी बोल सकते हैं। लाल किलो के अगर हमने किराए पे दे दिया तो उससे पैसे आएगा, तो वी कैन सिंपली से रॉयल्टी आ रही है, हम ये नहीं बोलते कि रेंट आएगी। तो आप ये समझ सकते हो, बट आसानी से समझने के लिए सिंपल एक एग्जांपल बताते हैं आपको, बट आसानी से आप समझने के लिए, रॉयल्टी का सिंपल मतलब क्या होता है, जब कोई राइट्स वगैरह होता है ना, लीजिंग राइट्स वगैरह, ठीक है जी, या फिर जैसे पेट्रोल निकालने के राइट्स हो गए, कोल निकालने के राइट्स हो गए, ओके, और किताब के जो कंटेंट है उसके राइट्स हो गए, तो उससे जो पैसे मिलते हैं उसे रॉयल्टी बोलते हैं, राइट। तो रेंट हो, रॉयल्टी, आपको सिंपल दोनों चीज़ें इंक्लूड कर लेना है, दोनों चीज़ें, अलग से रेंट दिया, अलग से रॉयल्टी, दोनों ऐड कर दो। रेंट रॉयल्टी एक ही साथ है तो वो भी आप ऐड कर देते हो। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑलरेडी बता दिया, इंटरेस्ट जैसे आप लोन वगैरह देते हो किसी को, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हो, ब्याज कमा रहे हो, आपका बिजनेस ये है तो आप उसे ऐड कर दोगे। प्रॉफिट क्या होता है ऑलरेडी बता दिया, बिजनेस वगैरह होते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का, लास्ट में जो प्रॉफिट होता है उसे ऐड कर लेते हैं। प्रॉफिट ना देगा तो उसकी जगह पर ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 पर्पज प्रॉफिट, क्या, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, ये ऑलरेडी आपको समझा दिया, तो तीनों को ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट। मिक्स इनकम क्या होता है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने ऑलरेडी बता दिया, बार फार्मर्स, ठीक है जी, आपके कौन से लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, तो उन सब के लिए क्या हो जाता है, मिक्स इनकम होता है, तो उसको आप ऐड कर देते हो। तो बस ये था आपका क्या, इनकम मेथड से मीनिंग आपको समझा दिया। इसमें अभी 2 पॉइंट और रह रहा है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैंने सिर्फ इनकम मेथड का मीनिंग और फार्मूला बताया, स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ आप लाइक कर लेना, और अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली मैं 9 PM में 1 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको डेली आपको रिवीजन सीरीज़ आप मिलता रहेगा। तो आप बाकी के बहुत सारे वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप अपना सारा का सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज कर सकते हो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका एग्जाम है।